हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के एक्सेप्शंस, अजम्पशंस कंप्लीट कर लिए थे। सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस के। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ द क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। नाउ व्हाट इज क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ? जैसे एक्सेप्शंस में हम लोग को पता चला था कि डीएमयू के कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिमिनाइज ना होकर बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो क्रिटिसिज्म्स में इसी लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है जो रियलिस्टिक नहीं हो सकती, उसको क्रिटिसाइज किया गया है इस लॉ को। अब क्रिटिसिज्म के क्या पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीएमयू के जो लॉ के अजम्पशंस हम लोगों ने देखा था। अजम्पशंस का मतलब ही है कि हमने एज्यूम किया है इस डीएमयू को समझने के लिए। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि दिस अजम्पशंस आर नॉट रियल, इट इज़ अनरियल। जैसे कि अजम्पशंस में बताया था कि ऑल दी कमोडिटीज़ आर होमोजीनियस, यानी होमोजीनिटी सेम आइडेंटिकल शेप्स के है। कंटिन्यूटी हम लोग एक साथ उसे कंज्यूम करने वाले हैं ताकि हम डिमिनाइजिंग के मैनर को बता सके। हर कंज्यूमर रैशनल सोचेगा, सेम तरीके से सोचेगा, लेकिन रियलिटी में इन सब कंडीशंस को एक साथ फुलफिल करना इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड पॉइंट इज़ कार्डिनल मेजरमेंट। अगेन मैंने इस बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी सेटिस्फैक्शन लेवल को हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ अजम्पशंस है। यानी मैं कैलकुलेशंस नंबर्स के थ्रू नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये हमारा एक फीलिंग है किसी कमोडिटी को लेकर, एक सेटिस्फैक्शन लेवल है जिसको वी कैन नॉट मेजर इन नंबर। थर्ड इज इंडिविजिबल गुड। हर गुड्स को हम डिवाइड करके स्मॉलर क्वांटिटी में कंज्यूमर को नहीं दे सकते, जो अजम्पशंस में बताया था कि इट इज़ डिविजिबल, बट एक्चुअली में इट इज़ नॉट डिविजिबल एज पर द क्रिटिज्म ऑफ द लॉ। जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, ये हम सिंगल यूनिट परचेस करते हैं, हम बार बार उसको टुकड़ों में स्मॉलर क्वांटिटी में थोड़ी परचेस कर सकते, एक साथ उसे परचेस करेंगे। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे लॉ के अजम्पशंस में बताया था कि इवन जो कंज्यूमर का मनी है इट विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन क्रिटिक्स ने इस बारे में आर्ग्यू किया है कि इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑब्वियसली मनी डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, इट विल चेंज, इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड by changes in price stock of money, very much obvious। हमारे जो कमोडिटीज़ है उसके प्राइजेस कैसे चेंज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा मनी रेशियो क्या होने वाला है, यानी हम कितना स्टॉक लेने वाले हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है सिंगल वांट। ए लॉ क्रिटिसिज्म का क्या कहता है कि इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मैनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी इसे क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे अजम्पशन में बोला था सिंगल वांट को स्पेसिफिक टाइम में सेटिस्फाई किया जाता है इन लॉ ऑफ डीएमयू, बट इन रियलिटी हम इंसान एक साथ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं, अलग अलग पर्पस को। तो ये तो था क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। यानी इतना क्रिटिसिज्म्स होने के बावजूद तो लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इसके मायने हैं, यानी डीएमयू के। देखते हैं कैसे। बिकॉज इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स। द रीज़न इज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल इन नेचर, क्योंकि ये जो डीएमयू है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड पे, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस का क्या है? यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। इस लॉ का बेनिफिट क्या है? इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग दी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को पता चलता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फैक्शन कैसे ले सकता है अलग अलग कमोडिटीज़ को परचेस करके। सेकेंड, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज़, रूल्स बनाते हैं, जो प्राइस फिक्स करते हैं, वो सब भी उनको हेल्प मिलता है डीएमयू को देखकर कि क्या कंजम्पशन पैटर्न है कंज्यूमर का मार्केट में। थर्ड आता है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। अब देखो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग का एक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को भी समझने में हेल्प करता है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या है? यानी वो सारे गुड्स जिसका यूज़ तो काफ़ी है लेकिन जिसका एक्सचेंज वैल्यू कम है, दूसरी तरफ जिसको कंज्यूम कम लोग कर पा रहे हैं लेकिन उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एयर, वाटर, सनशाइन।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के, लेकिन इसका एक्सचेंज वैल्यू काफ़ी कम है या ना के बरोबर है। दूसरी तरफ डायमंड्स का कंजम्पशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन इसका एक्सचेंज वैल्यू इज़ वेरी मच हायर। फोर्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पर डिमांड ज़्यादा कब बढ़ता है? जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है, डिमांड इंक्रीजेस, और प्राइस अगर राइज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसके लिए डीएमयू में आगे चल के एक तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से डिक्लाइन होता है, और आगे कंज्यूमर तब एडिशनल प्रोडक्ट्स परचेज करता है कमोडिटीज़ जब उस कमोडिटीज़ के प्राइजेस फॉल होने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस विद द हेल्प ऑफ बेसिस ऑफ डिमांड, जिसके बारे में भी हमने बात किया कि डिमांड तब बढ़ता है जब प्राइजेस फॉल होते हैं, एंड व्हेन द प्राइजेस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स होते हैं। अब इसको हम लोग मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करके एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ₹50 और 1 यूनिट ऑफ एमयू मार्जिनल यूटिलिटी इज ₹10। टेबल 2.3 अगर आप ध्यान से आपको देखना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 1 to 6। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमको इस यूनिट से मिल रहा है वो कितना है देखते हैं। लास्ट टाइम भी डीएमयू में समझाया था मैंने, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन आगे बढ़ता चले जाता है, इट गोज़ ऑन डिमिनाइजिंग, यानी हमारा यूटिलिटी डिमिनाइज होता चला जाता है। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी 10, सेकंड पे 8, थर्ड पे 7, फोर्थ पे 5, फिफ्थ पे 3, सिक्स्थ पे 1। थर्ड कॉलम में आप देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ मनी इसी मार्जिनल यूटिलिटी को हमने मनी में कन्वर्ट किया है अच्छे से समझने के लिए, बेसिस ऑफ डिमांड को और एमयू और प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को। तो देखो स्टूडेंट्स, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, एक यूनिट का क्या प्राइस फिक्स हुआ है? ₹10। यहाँ पर हमने पहले 10 यूनिट्स कंज्यूम किया था, एक यूनिट का 10 था तो 10 10 जा 100। सेकेंड में अगेन सेम 8 यूनिट्स ₹10 पर, 8 10 जा 80, थर्ड में 70, फोर्थ में 50, फिफ्थ में 30 एंड सिक्स्थ में 10। मार्केट प्राइस सबका बाय डिफ़ॉल्ट ₹50 हमने रखा था। लास्ट कॉलम अगर आप देखोगे तो क्या दिया है? कंपैरिजन बिटवीन एमयू एंड प्राइस, यानी यहाँ पर अब आपको गौर करना है। पहले यूनिट पे हमने, आप मान के चलो 100 कंजम्पशन किया, इन टर्म्स ऑफ मनी उसको हमने बताया नहीं, ₹100 मान लो, या 100 कंजम्पशन। 100 कंजम्पशन हमारा मार्केट प्राइस से ज़्यादा था, यानी इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा था। सेकेंड 80 भी हमारा जो एमयू हमको मिला है, इट इज़ मोर देन द मार्केट प्राइस। लास्ट में उसी चीज़ को बताया है लास्ट कॉलम में कंपैरिजन में, 100 एमयू ग्रेटर देन ₹50 मार्केट प्राइस, 80 एमयू ग्रेटर देन ₹50 मार्केट प्राइस। थर्ड भी 70 हमें मिला एमयू, इट इज़ अगेन ग्रेटर देन मार्केट प्राइस 50। फोर्थ वाले में क्या हुआ है? एमयू और मार्केट प्राइस बिकम्स इक्वल, यानी ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैटिटी। डू यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में पॉइंट ऑफ सैटिटी मैंने एक्सप्लेन किया था? नहीं याद होगा तो एक बार वीडियो को फिर आपको देखना है, जो प्रीवियस वीडियो था। ठीक है, अब आगे नंबर ऑफ यूनिट्स 5 पे 30 हमें आता है हमारा एमयू। अब यहाँ पर जो एमयू 30 आया है, ये क्या बन गया? लेस देन द मार्केट प्राइस 50, एंड में अगेन 10 लेस देन द मार्केट प्राइस 50। अब इस टेबल का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? दैट द फर्स्ट 3 यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 में हमें बहुत ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिला था, इसके लिए हम ऐड करते चले गए थे। कैसे पता चला ज़्यादा मिला? क्योंकि मार्केट प्राइस से तीनों भी यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिली। लेकिन फोर्थ में क्या हुआ? मार्केट प्राइस एज वेल एज मार्जिनल यूटिलिटी जो इन टर्म्स ऑफ मनी हमने कंपेयर किया है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया, यानी इक्वल बैलेंस्ड हो गया। तो फोर्थ पॉइंट तक कंज्यूमर को रियलाइज़ हुआ कि कमोडिटीज़ डिमांड करना इज़ राइट, यहाँ तक का डिमांड, यहाँ तक का कंजम्पशन सही था। लेकिन जैसे ही फोर्थ यूनिट क्रॉस हुआ, यानी इन द केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा मार्केट प्राइस जो हमने पे किया उससे कम हो गया। तो यहाँ पर कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग दी कमोडिटीज़, यानी यहाँ पे डिमांड विल फॉल। यानी एक रैशनल कंज्यूमर, एक समझदार लॉजिकल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर वंस the equality is met between MU and price।
जो कि 4th यूनिट में हमको दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे इसी टेबल के रेफरेंस में क्या बताया है, इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू मेन सारे इस टेबल 2.3 को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाइज बिकॉज MU इज ग्रेटर देन प्राइस आर कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। यानी स्टार्टिंग के 3 यूनिट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मार्केट प्राइस से ज़्यादा यूटिलिटी मिली तो इसको क्या कहते हैं रेफरेंस में, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। सेकेंड, यूनिट एट विच MU बिकम्स इक्वल, इट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। में भी आपको क्लियर हुआ जो 4th यूनिट में मिला। थर्ड पॉइंट, यूटिलिटी विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूम वेर ही हैज़ टू पे मोर देन द MU। 5th और 6th यूनिट, 5th और 6th केस में क्या हुआ, मार्केट प्राइस जितना पे किए उससे कम यूटिलिटी मिला है 30 और 10। तो इस पॉइंट को, इस रेफरेंस को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर डिसयूटिलिटी की शुरुआत हो जाती है। सो अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स और फुलफिल द इक्विलिब्रियम वेयर MU इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। सो ये रिलेशनशिप हमको क्या हेल्प करता है बताने में, लॉ ऑफ डिमांड को क्लैरिफाई करता है और आगे के एक प्रॉपर मैनर में, एक तरीके को शुरू करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस का लास्ट पार्ट। एक पार्ट और देख लेते हैं डू यू नो का, क्योंकि डू यू नो भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर 2 इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया है, 2 इंग्लिश इकोनॉमिक्स, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। इन दोनों ने किस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था, मेन एक्सपोनेंट्स यानी जो इस कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आए थे, इनडिफरेंस मेथड को। इट वॉज इन्वॉल्व्ड टू सुपरसीड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब इसमें वर्ड दिया है ना सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब क्या होता है, टेक द प्लेस ऑफ एनी पर्सन और एनी थिंग। यानी कि इनका क्या कहना है कि ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था, इसको सामने लाने वाले थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये जो इनडिफरेंस कर्व्स है, इनडिफरेंस कर्व्स का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 गुड्स के कंपैरिजन में जहाँ पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखो आगे आपको पॉइंट में क्लियर किया है, एन इनडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इंडिकेटिंग पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स फ्रॉम विच द कंज्यूमर डिराइव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी ये दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस कम्स टू एन एंड। एक बार फिर, जो कि चैप्टर थोड़े लेंदी है, आगे की चैप्टर भी लेंदी मिलेंगे लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर को पूरा आज गो थ्रू करो, अच्छे से देखो, पॉइंट्स नोट डाउन करो। बहुत जल्द 3rd चैप्टर के साथ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ देखिए, समझिए, रिपीट कीजिए, रिवाइंड फॉरवर्ड, so that you understand each and every part of this chapter. Thank you very much.